गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखिए, पिछले क्लास में हम सब ने हिस्ट्री का टॉपिक्स पढ़े थे। क्या बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, क्या बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य मतलब बंगाल पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता कैसे जताया, जिसके बारे में कल वाले वीडियो में हम सब ने पढ़ा था। आज का टॉपिक से उसी, जैसे कि बंगाल पर अंग्रेजों ने तो अपना आधिपत्य जता लिया, बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जता लिया। इसके बाद चलते हैं वो अपने क्षेत्रों को विस्तृत करने के लिए दक्षिण भारत का मात्र एक राज्य है जो मैसूर, मतलब दक्षिण भारत का मात्र एक छोटा सा प्रांत मैसूर, जो कि मैसूर पर भी वो अपने सत्ता को अधिकृत करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा अंग्रेजों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। बंगाल से सबसे ज्यादा, बंगाल से भी ज्यादा वहां उसे परेशानियां झेलनी पड़ती है। कहां पे? जब अपना मैसूर में अपना सत्ता जताना चाहते हैं। इसके लिए देखिए, मैसूर सबसे पहले हम सोचेंगे कि मैसूर जैसे बंगाल पे, तो बंगाल के बारे में तो बता दिया गया था। उसी प्रकार मैसूर, मतलब मैसूर प्रांत ये था कहां, और उस पर अंग्रेजों ने अपने सत्ता जताने के लिए क्या क्या कार्य किए, जो बात सोचेंगे। तो सबसे पहले मैसूर सोचेंगे। क्या? मैसूर, मैसूर। देखिए, बोला जाता है मैसूर ये जो है, जो विजयनगर साम्राज्य, मतलब आप जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर पढ़े होंगे तो वही विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा प्रांत था। क्या? विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा प्रांत था जो ये मैसूर है, जो किसका प्रांत है? विजयनगर साम्राज्य का एक प्रांत था। देखिए, आप जब विजयनगर की बात आए तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य के कब से कब तक विजयनगर साम्राज्य चला। तो देखिए, ये जो विजयनगर है साम्राज्य, ये चला 1336 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक, सॉरी 1565 ईस्वी तक। देखिए, ये 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता। तालीकोटा युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता? पतन हो जाता। उसके बाद मात्र एक छोटा सा साम्राज्य, यहाँ का यह प्रांत बचता है। क्या? जो मैसूर, वो उन पर अपनी वहां के जो रहते हैं साम्राज्य, जो कि बोला जाता उस समय का वंश, उस समय का वंश बोडियार वंश। कौन? मैसूर में बोडियार वंश, बोडियार वंश। मतलब बोला जाता जब विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वहां पे बोडियार वंश का शासन स्थापित होता। किस पर? मात्र ये मैसूर पर। मैसूर पर किसका शासन होता जब विजयनगर पतन के बाद? बोडियार वंश। और इसी बोडियार वंश का, इसी बोडियार वंश का एक अंतिम शासक, बोडियार वंश का अंतिम शासक, इसी बोडियार वंश का एक अंतिम शासक रहता है। कौन? चिक्का कृष्णराज बोडियार द्वितीय, चिक्का कृष्णराज बोडियार द्वितीय। मतलब बोडियार वंश का अंतिम शासक रहता है कौन? चिक्का कृष्णराज, क्या? कृष्णराज, सॉरी राय नहीं, कृष्ण राज बोडियार द्वितीय, जो कि अब यही चिक्का कृष्णराज बोडियार द्वितीय जो है, ये अपना एक, इसे संस्थापक बोडियार वंश, मतलब उस समय जो वंश चल रहा है उस पर अंतिम शासक जो है चिक्का कृष्णराज बोडियार। लेकिन ये तो सिर्फ बोडियार जो है वो एक शासक रहता है नाम मात्रा में, लेकिन इसका वास्तविक सत्ता जो ये है, अंतिम जो वंश बोडियार का, इसका वास्तविक सत्ता दो भाइयों के हाथों में रहता है। इसका वास्तविक सत्ता दो भाइयों के हाथों में, एक देवराज और दूसरा नजराज। मतलब एक देवराज और दूसरा नजराज, मतलब दो भाइयों के हाथों में ये जो बोडियार वंश का अंतिम शासक कृष्णराज बोडियार द्वितीय है, ये नाम मात्र का सिर्फ शासक है, लेकिन इनका पूरा वास्तविक सत्ता दो भाइयों के हाथों में है। किनके? देवराज और दूसरा नजराज के हाथों में। देखिए, यही नजराज, जो ये नजराज है, ये कौन? हैदर अली 1749 ईस्वी में हैदर अली को अपने उत्तराधिकारी सैनिक जीवन की शुरुआत का अवसर देता है। मतलब ये जो हैदर अली को 1749 ईस्वी में अपने सैनिक, मतलब सैनिक के रूप में इसे हैदर अली को 1749 में जीवन भर, मतलब सैनिक जीवन
व्यापन करने के लिए हैदर अली को नवराज ने अपने उत्तराधिकारी में रखते हैं। और इसका 1749 बोला जाता है कि ये 1755 मतलब 49 में रखने के बाद 1755 ईस्वी में मतलब 1755 ईस्वी में हैदर अली जो ये निजराज रहते हैं वो हैदर अली को डिंडुगुल का फौजदारी पद नियुक्त करते हैं। मतलब हैदर अली को क्या 1755 ईस्वी में डिंडुगुल जो डिंडुगुल एक जगह है वहां का फौजदारी पद पर नियुक्त करते हैं। फौजदारी पद पर नियुक्त करते हैं हैदर अली। अब देखिए 1755 ईस्वी में डिंडुगुल का फौजदारी के पद पर नियुक्त हो चुका है। बोला जाता है कि 1758 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडुगुल से श्रीरंगपट्टनम आकर मतलब मैसूर की राजधानी उस समय रहती है कहाँ, श्रीरंगपट्टनम। अब देखिए कि ये 55 के बाद जब आता 1758, क्या 1758 ईस्वी में बोला जाता हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम से मतलब जो पहले ये कहाँ है डिंडुगुल में, ये डिंडुगुल से श्रीरंगपट्टनम चला जाता है और वहां आकर हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप किया मतलब शासकों के विरुद्ध, जैसे ये जो देवराज और नजराज के विरुद्ध में हस्तक्षेप करते हैं। और यही हस्तक्षेप एवं राजनीतिक से दोनों भाई उसके बाद ही ये 1758 ईस्वी में क्या हस्तक्षेप किया। कौन, हैदर अली। मतलब 1758 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल से श्रीरंगपट्टनम जाकर वहां जाने के बाद हस्तक्षेप करते हैं राजनीतिक में। और ये दोनों भाई देवराज और नजराज वहीं से क्या संन्यास ले लेते हैं। देखिए 1761 ईस्वी तक जाते जाते मैसूर राज की सारी शक्ति हैदर अली के हाथों में हो जाती है। मतलब सारी शक्ति हैदर अली के हाथों। देखिए 1761 में अब मैसूर का जो वहां शासक है वो कौन रहा, हैदर अली। वो 1761 तक पूरे अपने हाथों में अपना पूरा शासक ले लेते हैं। देखिए 17 यही शताब्दी मतलब अगर 1700 की बात की जा रही है तो कौन सी शताब्दी का जिक्र किया जा रहा है, 18वीं शताब्दी। मतलब 18वीं शताब्दी में के दौरान ही हैदर अली ने के टीपू सुल्तान के नेतृत्व मतलब जीतने, देखिए हैदर अली का बेटा होता है कौन, टीपू सुल्तान। यही दो मिलकर अंग्रेज यही दोनों बाप बेटे से अपने मैसूर पर सत्ता अधिकृत करने के लिए युद्ध लड़ते हैं। अपने सत्ता अधिकृत करने के लिए वहां पे मैसूर में युद्ध लड़ते हैं, जो कि 4 युद्ध लड़ा जाता है। यही दोनों बाप बेटे हैदर अली और टीपू सुल्तान से अंग्रेजों के द्वारा 4 युद्ध लड़ा जाता है, जो कि वही चारों युद्धों को सबसे पहले हम सब बारी बारी से प्रत्येक युद्धों का वर्णन करेंगे कि किस युद्ध किस कारण से हुआ। देखिए अंग्रेज जैसे अगर उस समय की बात की जाए तो जैसे अगर यही रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात की जाए तो कूटनीतिक मतलब आपस में एक दूसरे के नजदीक पड़ोसी जो प्रांत होते थे उसमें लड़ाई झगड़े करवा कर वो अपने मौका का फायदा उठाते थे अंग्रेज। अभी देखते हैं वही जैसे कि बंगाल में वहां भी फूट डाले थे, मीर कासिम को सिराजुद्दौला के बीच में अपने भड़का कर बीच मैदान से जो युद्ध से भागना पड़ा था, उसी प्रकार इसमें देखेंगे कि मैसूर में क्या होता है। वैसा कोई घटना घटता है जिसकी वजह से मतलब जो अंग्रेजों को मौका मिलता है और वो अपने मैसूर पर शासक करने लग जाते हैं। तो हम सब क्या बोले, मैसूर का 4 युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि प्रत्येक युद्ध को बारी बारी से हम सब जिक्र करेंगे। तो ठीक है, देखिए तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कितने बोले, 4 युद्ध होते हैं। प्रथम यांगल मैसूर युद्ध। प्रथम आंगल मैसूर, देखिए भींग गया हल्का सा, चलिए इधर लिखते हैं प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। देखिए यही बोले ना कि मैसूर में अंग्रेजों ने अपने सत्ता जताने के लिए 4 युद्ध छिड़ता है, जो कि इसका पहला युद्ध 1768 से 69 ईस्वी तक के लड़ते हैं। 1768 से 69,
69 तक के पहला आंग्ल मैसूर होता है। देखिए इस युद्ध में होता है क्या, जैसे 1761 में अंग्रेज आए और डायरेक्ट हमला नहीं बोल देते मैसूर पर, क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि वो सब कूटनीतिज्ञ होते थे। जैसे फूट डालो शासन करो, बगल के प्रांतों में लड़ाई झगड़े करवा कर वो अपने मौका का फायदा उठाते थे। देखिए इसके बाद बोला जाता है, जैसे हम पहले ही आपको बोल चुके हैं कि अंग्रेज बंगाल में अपना सत्ता जता चुका था। इस समय अंग्रेज बंगाल में अपना सत्ता जता चुका था, जो कि कब 1757 ईस्वी में ही, और 1765 तक के तो वहां अपना गवर्नर जनरल भी छोड़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार जब अंग्रेज में उनका पूर्ण अपना सुगम सफलता मिल जाता है तो वो अपने क्षेत्रों को क्या विस्तृत करना चाहते हैं, अपने क्षेत्रों को फैलाना चाहते हैं। और इसी वजह से 1776 ईस्वी में इसी वजह से, जैसे कि मैसूर, तो वो डायरेक्ट मैसूर पर अटैक नहीं करते। जैसे मैसूर का सबसे नजदीकी एक प्रांत हुआ हैदराबाद। कौन सा? मैसूर का एक प्रांत नजदीक हुआ हैदराबाद। तो जो हैदराबाद का निजाम रहते हैं, हैदराबाद का जो निजाम रहते हैं उससे यह संधि कर लेते हैं। हैदराबाद के निजाम से क्या कर लिए? 1766 ईस्वी में ही, 1766 ईस्वी में ही एक संधि करते हैं। 1766 ईस्वी में एक संधि करते हैं। देखिए हैदराबाद के निजाम से यह संधि करता क्या है? ये हैदराबाद निजाम के जो संधि रहते हैं उसके दो कंडीशन होता है। जैसे होता है क्या, पहले इस संधि में निजाम ने उसे उत्तरी सरकार क्षेत्र देने की बात की, मतलब इसे अंग्रेज, जो इस अंग्रेज ने और निजाम जो हैदराबाद के, इन दोनों के जो बीच में संधि हुआ, तो निजाम से इस संधि के बदले में जो उसका उत्तरी सरकार क्षेत्र था वो अंग्रेजों के देने की बात हुई। मतलब सबसे पहले निजाम देगा क्या? निजाम उत्तरी क्षेत्र अंग्रेजों को देंगे, अंग्रेजों को देंगे। ये पहली बात हुई। अब देखिए ये तो पहला हो गया कि निजाम ने उत्तरी क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों में दे दिया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करेगा। मतलब अंग्रेजों का कहना था कि आपके जो बगल में जो एक प्रांत है मैसूर, वहां से अगर आपको हैदर अली अटैक करेगा तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। तो दूसरा इसका कंडीशन था हैदर अली से सुरक्षा। मतलब हैदर अली से सुरक्षा रखने की बात कही अंग्रेजों ने, और यही दो कंडीशन में 1766 में उन दोनों के बीच में संधि हुआ। देखिए बोला जाता है वही 1766 ईस्वी में ही, कब? 1766 ईस्वी में ही, 1766 ईस्वी में ही होता है कि हैदर अली ने मराठों पर आक्रमण कर देता है। मतलब हैदर अली पर मराठों ने आक्रमण कर दिया। जैसे हैदर अली कहां का शासक है? मैसूर का। मतलब 1766 ईस्वी में जो मैसूर का राजा, वहां शासक हैदर अली था, उस पर मराठों, जो उसका बगल का प्रांत था, उन्होंने अटैक कर दिया मैसूर पर, यानी कि हैदर अली पर। देखिए हैदर अली पर जैसे ही अटैक हुआ, उसी समय अंग्रेज का कूटनीति अपनाते हैं। अंग्रेज बोलते हैं निजाम को आकर, हैदराबाद का जो निजाम है उसे बोलते हैं कि तुम भी उस पर क्या कर दो? आक्रमण कर दो। मतलब हैदर अली पर आक्रमण, जो निजाम को आक्रमण करने का, आक्रमण करने का अंग्रेज सलाह देते हैं। अंग्रेज क्या देते हैं? सलाह देते हैं। मतलब 1766 ईस्वी में ही निजाम को अंग्रेजों बोलते हैं कि तुम भी हैदर अली, यानी कि मैसूर के जो हैदर अली, उस पर क्या करो? तुम भी अटैक करो। यह बात पता चलता है किसको? हैदर अली को, कि अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, मतलब ऐसा रवैया किया, जिससे वो काफी ज्यादा हैदर अली क्रोध में हो उठते हैं। क्या? काफी ज्यादा क्रोध हो उठते हैं। उस क्रोध में अंग्रेजों से सिर्फ अंग्रेजों को पाठ पढ़ाने के लिए, मतलब अंग्रेजों, हैदर अली ने सोच लिया कि अब तुम हमारे साथ ऐसा किया है, तो उसे अंग्रेजों को पाठ पढ़ाने के लिए हैदर अली करते क्या हैं? हैदर अली जाकर मराठों से क्या? संधि कर लेते हैं। मतलब हैदर अली और मराठों के बीच में दोस्ती हो जाती है। मतलब यही के कारण फिर इधर हैदर अली और मराठा के बीच में क्या हो गया?
हैदर अली और मराठा के बीच में संधि हो गया, ये तो पहला। और फिर हैदर अली निजाम के साथ भी संधि करता है। हैदर अली जो है वो निजाम के साथ में भी संधि करता है, लेकिन अपने से डायरेक्ट नहीं, एक व्यक्ति की सहायता से, जो कि महफूज खां। क्या? महफूज खां की सहायता से। मतलब किन की सहायता से? यहाँ पे महफूज खां, मतलब महफूज खां की सहायता से जो हैदर अली है वो हैदराबाद के निजाम के साथ क्या संधि कर लिया। अब देखिए इधर मैसूर, मराठा और हैदराबाद का जो तीनों शासक हैं वो तीनों एक हो गए हैं। बात आई जब तीनों एक होते हैं तो 1766 ईस्वी, तो 1767 में क्या, 1767 ईस्वी में अंग्रेज पर अटैक कर देते हैं, अंग्रेज पर हमला बोल देते हैं। मतलब जस्ट एक साल के बाद 1767 ईस्वी में हैदर अली और निजाम दोनों मिलकर अंग्रेजों पर अटैक कर देते हैं, हैदर अली और निजाम, जिसमें पराजित हो जाते हैं। मतलब हैदर अली और निजाम पराजित हो गए। हैदर अली और निजाम दोनों, जो हैदर अली और निजाम 1767 में जो अंग्रेजों पर अटैक करते हैं उसमें क्या हो जाता है, वो पराजित हो जाते हैं। और पुनः ये जो इसके बाद जो ये निजाम है यहीं पर पराजित होने के बाद में 1768 ईस्वी में, जस्ट एक साल के बाद 1768 ईस्वी में यह पुनः अंग्रेज से संधि कर लेते हैं, पुनः अंग्रेज से संधि कर लेते हैं। मतलब फिर से निजाम कहां चला गया, अंग्रेजों के पास। निजाम कहां चले गए, अंग्रेज के पास। देखिए अंग्रेज अपना अस्तित्व, जैसे ही हैदर अली, फिर जो 67, बाकी बच गए कौन, हैदर अली। होता है कि हैदर अली ने पुनः अंग्रेज पर आक्रमण करते हैं। मतलब जस्ट 67-68 के बाद तो ये इधर चले गए, हैदर अली फिर से 1769 ईस्वी में, मतलब जो पहला आंगन मैसूर कहां, देख लीजिए आप ये कहां से कहां हुआ, 68 से 69, यही 69 ईस्वी में हैदर अली ने पुनः आक्रमण कर दिया, पुनः अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। जो 1600, मतलब सॉरी भाई यहाँ 1700 क्या 1700 में पढ़ रहे हैं, तो 1769 ईस्वी में हैदर अली ने फिर से अंग्रेज पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और उसी अटैक में उसे जो दक्षिणी भारत का जो रहता है, जहां तक उसका क्षेत्र विस्तृत रहता है, उसे और ढकेलकर मद्रास तक पहुंचा देते हैं। मतलब बहुत सारे क्षेत्रों पर हैदर अली ने क्या कब्जा कर लिया और उसे मद्रास तक ढकेल दिए। देखिए अंग्रेज अपना अस्तित्व खो रहा था, मतलब उस क्षेत्रों में अंग्रेज अपना अस्तित्व खो रहा था। इसीलिए 1769 में ही, इसीलिए 1769 ईस्वी में ही हैदर अली मद्रास की संधि होती है। क्या? मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि होती है। देखिए 1769 ईस्वी में ही मद्रास का संधि होगा। उस संधि में दोनों में, मतलब किनके बीच संधि, किनके बीच हो रहा है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। मतलब उसमें दो कंडीशनें बनती है। जैसे कि पहला, अंग्रेज हैदर अली का युद्ध में जितना पैसा खर्च हुआ है, मतलब हैदर अली का जितना पैसा खर्च हुआ है युद्ध में, वो अंग्रेज उसे वापस देंगे, अंग्रेज उसे हैदर अली को वापस देंगे। और फिर इसके बाद एक दूसरे से, अगर जैसे मराठा हो गए या निजाम हो गए या कोई भी क्षेत्रों में अगर कहीं भी युद्ध होगा तो एक दूसरे को क्या देंगे, साथ देंगे। और इसी के साथ 69 में 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो जाता, विराम एक अवस्था ले लेती है। लेकिन बोला जाता है कि यह सिर्फ विराम लेता है, रुकता नहीं है। इसके बाद भी जैसे दूसरे आंग्ल जो मैसूर युद्ध होंगे, इसके बाद भी फिर देखेंगे हम सब कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का तो संधि करवा दिए, बाकी बचा अब देखिए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे शुरू होता है और क्या होता है।
तो अब हम सब पढ़ेंगे दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। हाँ जी, तो क्या पहला तो यहीं पे संधि हो गया। अब देखिए दूसरा या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए क्या कारण था जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध शांत होने जाने के बाद यह 1780 ईस्वी में, कब 1780 ईस्वी में 80 से 84 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होने का क्या कारण बना। सबसे पहले देखिए कारण क्या बना। जैसे युद्ध डायरेक्ट होना शुरू नहीं हो गया, बट 69 तक के संधि हुए, फिर इधर जो बीच का 10 साल बीता, 11 साल बीते, उस 11 साल में आखिर में ऐसा क्या घटा जिसकी वजह से फिर से 80 में क्या हो गया, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। देखिए होता है क्या, 1771 ईस्वी में, कब 1771 ईस्वी में बोला जाता, 1771 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मतलब मराठों ने, मैसूर बोले तो कौन, हैदर अली, हैदर अली जो कि कहां का शासक, मैसूर का है, उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। देखिए पहले जो मद्रास की संधि हुई थी, उस संधि के हिसाब से इस युद्ध में हैदर अली को अंग्रेज को क्या देना चाहिए, साथ देना चाहिए, अंग्रेज को साथ देना चाहिए, लेकिन वो साथ देता इसमें नहीं है, अंग्रेज उसे साथ नहीं देता है। तो देखिए ये तो साथ नहीं दिए, फिर इसके बाद जैसे ही हैदर अली के साथ और अंग्रेजों के दोनों के बीच में विश्वासघाती हो गया, मतलब विश्वासघाती हो जाते हैं, तो हैदर अली ने अंग्रेजों के विश्वासघात को देखते हुए, मतलब जब यहां अंग्रेज इसे नहीं साथ दिए तो इसका विश्वासघात को देखते हुए हैदर अली प्लस मराठा प्लस हैदराबाद का निजाम, ये तीनों में त्रिगुट संधि कर लेते हैं, त्रिगुट संधि कर लिए, त्रिगुट क्या कर लिए, संधि कर लेते हैं। देखिए बोला जाता है जुलाई 1780 ईस्वी में, क्या जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, और ये द्वितीय, यहीं से जो कर्नाटक पर आक्रमण करता है, यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहीं से क्या दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध रहता है उसकी शुरुआत हो जाती है, यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, आप सबके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते कैसे हैं। जैसे दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कब हो गई, 1780 ईस्वी में। देखिए भाई लोग ये तो सब लोग रट जाते हैं कि बहुत सारे बुकों में मिलते रहे दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, 80 से 84, लेकिन आप इस बात पे फोकस कीजिए कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू कैसे हुआ, मतलब शुरू होने का इसका प्रमुख कारण क्या है, शुरू हुआ तो कैसे हुआ। तो क्या हैदर अली ने किस पर आक्रमण कर दिया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिए, और वहां पे मैदान में जो हैदर अली कर्नाटक, तो कर्नाटक पर इस समय किसका, अंग्रेज का सत्ता था, अंग्रेजों का हस्तक्षेप में ये जगह थे, तो यहाँ पे अंग्रेज क्या हो जाते, पराजित हो जाते हैं, पराजित हो जाता है। मतलब अंग्रेज क्या हो गए, वो जो 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर अटैक किए उस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो गए। देखिए इस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि वारेन हेस्टिंग्स था, जो निजाम को कूटनीति देखते हुए हैदर अली को अलग कर दिया। मतलब फिर से यहां पर जैसे इस समय बोला जा रहा है कि अंग्रेजी के कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, इस समय वारेन हेस्टिंग्स था। देखिए ये कूटनीतिज्ञ के, मतलब कूटनीतिज्ञ जो बोलते हैं ना कि फूट डालो और शासन करो, इस नीति को अपनाकर ये जो हैदर अली से निजाम को क्या कर देता है, अलग कर देता है, निजाम को अलग कर दिया। मतलब पहले इधर जो हम सब तीनों का संधि करवाए थे उसमें अब निजाम क्या हो गया, उस त्रिगुट संधि से अलग हो गए। उसके बाद निजाम को अलग होते ही
निजाम के अलग होते ही, जैसे 1780 ईस्वी में ही निजाम को अलग होने के बाद जस्ट 1780 ईस्वी में अंग्रेजों ने बहुत बार, मतलब हैदर अली को कई बार परास्त किया। मतलब जैसे ही निजाम को अलग कर दिया, फिर 1780 के जो भी आगे युद्ध होंगे उसमें हैदर अली को बार बार क्या करते गया, हैदर अली को बार बार परास्त करते गए, बार बार परास्त करते गए। मतलब बार बार उसे हैदर अली को फिर 1780 ईस्वी के बाद में हैदर अली को हराते गया, परंतु हैदर अली ने अपना उत्साह कभी त्यागा नहीं। मतलब हैदर अली भी बोले कि नहीं, अब हम भी हिम्मत अभी हारने वाले में से नहीं है। देखिए हैदर अली करता क्या है, सितंबर जो कि 7 दिसंबर 1882 ईस्वी में, नहीं इससे पहले, जैसे कि 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अपना उत्साह फिर दिखाया। कब? 1782 ईस्वी ने बोला कि नहीं, आप हमें कितनों बार हम काहे नहीं हार जाएं, लेकिन फिर भी अंग्रेज से बुरी तरीके से हारने वाले में से नहीं है। हुआ क्या, जो 1782 ईस्वी ने यह अंग्रेजों को अपने उत्साह के साथ आर्यकुट, एक अंग्रेज थे आयरकुट, एक अंग्रेजी व्यक्ति ही आयरकुट को क्या कर दिया, हरा दिया। आयरकुट को क्या कर दिया, फिर से यह पुनः अपने बदौलत 1782 ईस्वी में आयरकुट एक जो अंग्रेजी, जैसे वारेन हेस्टिंग्स थे नेतृत्व कर रहे थे, उसी हिसाब से आर्यकुट था, उसको क्या कर दिए, हरा दिए। उसके बाद उसके बाद 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को, कब? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। देखिए हैदर अली 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गया, और उसके बाद हैदर अली की मृत्यु के बाद इसका एक बेटा, जिसका नाम आप सब जानते ही हैं, टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। तो इसका बाद जो मैसूर का शासक, मैसूर का कार्यभार संभालता है, कौन? टीपू सुल्तान। देखिए इतने 1782 ईस्वी तक के आते आते, मतलब इसके बाद ना तो हैदर अली, तो मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान बचा, ना तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करना चाहता है, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा क्या परस्ता, मतलब ये हो गए थे मात देने, मतलब हराने की स्थिति में। ना तो टीपू सुल्तान था कि अंग्रेज को हम हरा दे, और ना ही उस समय अंग्रेज था कि हम टीपू सुल्तान को या हैदर अली या मैसूर का शासक अपना संभाले। देखिए इसी वजह से दोनों के परास्त हो जाने के बाद से 1784 ईस्वी में फिर से एक संधि होता है। 1784 ईस्वी में एक फिर से संधि होता है, जिसे मंगलोर की संधि बोलते हैं। क्या? मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि। देखिए इस संधि में होता है क्या, जो एक दूसरे का भूभाग ले रखे हैं, वो उसे लौटा देंगे। मतलब भूभाग को क्या कर देंगे, भूभाग को लौटा देंगे, और इसके बाद दूसरा आंगन मैसूर भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। मतलब मंगलोर की संधि के बाद दूसरा आंगन मैसूर युद्ध क्या हो गया, शांत हो गया। अभी इसके बाद दूसरा आंगन मैसूर युद्ध शांत होने के लगभग 6 साल के बाद, कितने, दूसरे आंगन मैसूर युद्ध के शांत होने के 6 साल के बाद तीसरा आंगन मैसूर युद्ध पुनः शुरू होता है। जो कि अब दूसरा आंगन मैसूर युद्ध हम सब पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे तीसरा आंगन मैसूर युद्ध।